सभी व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। हर रोज़ होने वाली मेरी क्लास थोड़ी लेट आती है शाम में, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत भी है। आपको पता नहीं होगा, आई एम ए गवर्नमेंट ऑफिसर। दिन भर काम करने के बाद शाम में फ्री होकर के वीडियोस को शूट करता हूँ। थोड़ा पेशेंस रखें। क्वालिटी कंटेंट की अगर आपको तलाश है ना, तो लेट से मिलेगा पर मिलेगा ज़रूर। हर रोज़ ये क्लास ज़रूर आएगी शाम को 8 बजे तक। ठीक है, शुरू करें आज के एडिटोरियल को। लॉकडाउन सिंड्रोम है इसका टाइटल। अगर आपने अगले आधे घंटे इस वीडियो को फोकस से देखा और जैसे मैंने आपको बताया 6 से 8 घंटे की लर्निंग आप पैक करोगे, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप खुद बताना मुझे वीडियो के लास्ट में। ठीक है ना। लॉकडाउन सिंड्रोम शुरू करने से पहले हर रोज़ की तरह आपसे गुजारिश करूँगा, ना तो इस वीडियो को लाइक करना है, ना इस वीडियो को आपको कमेंट करना है, ना इसको शेयर करना है। कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस एडिटोरियल को पहले खुद पढ़ करके आना है। खुद पढ़ने का तरीका क्या है, इस PDF को डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जाकर के वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगी। ऑफिशियल YET नो चैट्स, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सर्च कर लेना टेलीग्राम में। यहाँ पे इसका जो है ना अवेलेबल है PDF से खुद पढ़ के आओ, फिर मेरे साथ पढ़ो जिस तरीके से मैं बताता हूँ। 2 घंटे की एक्सरसाइज है, पर इतना आप सीखोगे जितना आप पिछले हफ्ते भर में नहीं सीख पाओगे इंग्लिश को पढ़ करके, सिर्फ एक क्लास में। लॉकडाउन सिंड्रोम क्या होता है? डिजीज़, बीमारी, एलिमेंट, डिसऑर्डर, है ना, उसको कहते हैं सिंड्रोम। और लॉकडाउन तो आप जानते ही हैं, तालाबंदी। तो कह रहे ऐसी बीमारी आ गई है जो लॉकडाउन से रिलेटेड है। लॉकडाउन के कारण पैदा हुई एक सिंड्रोम या बीमारी है। अब बताएगा वो बीमारी कौन सी है, इसके टाइटल पैराग्राफ में। कह रहे क्विक रिकवरी फ्रॉम द वायरस इंड्यूस इकोनॉमिक क्राइसिस इज़ पॉसिबल विद गुड पॉलिसीज। फटाफट जो रिकवरी है ना, फटाफट से जो हमें उछाल आने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था में, रिकवरी। और किससे? ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस से, ऐसे आर्थिक तूफान से जो है वायरस इंड्यूस्ड, जिस पे वायरस का असर पड़ा हुआ है, जो वायरस के कारण ही छिड़ा हुआ है ऐसा आर्थिक तूफान। ठीक है ना, इसको भी देखेंगे कॉन्सेप्ट को। तो कह रहा है ये जो रिकवरी है ना, इस वायरस से आने वाली आर्थिक क्राइसिस से जो रिकवरी है वो पॉसिबल होगी महज गुड पॉलिसीज़ के साथ, अच्छी नीतियों के साथ। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस में देखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। अपना मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट हम शुरू में करेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं उनको बता दूँ, ये ग्रीन सब्जेक्ट है, ये पिंक इसकी वर्ब है। ये मैंने इसलिए मार्क नहीं किया है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, ये मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। अगर किसी सेंटेंस को पढ़ते ही उसका सब्जेक्ट और उसकी वर्ब आपको पकड़ में नहीं आती है, तो आप इंग्लिश में झक मार रहे हो। झक क्यों मार रहे हो? क्योंकि आप कोशिश भी कर रहे हो और सही अप्रोच आपकी है ही नहीं। तो सही अप्रोच पे चलने की पहली सीढ़ी है सेंटेंस के सब्जेक्ट और सेंटेंस की वर्ब को पहचानना। ये एक्सरसाइज आपको उतने दिन करनी है जितने दिन के अंदर ये एक्सरसाइज आप जो है ना ऑटोमेटिकली करना ना सीखें। समझ रहे हो ना? एक वक्त ऐसा आएगा जब सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस से निकल करके चीख करके आपको पहचानेंगे, है ना। आपको उसको नहीं पहचानना पड़ेगा, बस वही वक्त है जब आपका अच्छा टाइम शुरू होगा इंग्लिश में। समझ गए? तो पूरा एडिटोरियल मार्क्ड है, सब्जेक्ट वर्ब मार्क्ड है। ध्यान दें, मेरे सब्जेक्ट मेरी वर्ब से अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब को मैच करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, आपको 2-3 दिन पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था प्रेजेंट वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल का। भारी भारी नाम है ये, पर मैंने इनको आपको देसी भाषा में बताया था। आज उस कॉन्सेप्ट को मैं करवाऊंगा रिवाइज। ठीक है ना। यहाँ पे वायरस इंड्यूस क्यों आया है, वायरस इंड्यूसिंग क्यों नहीं आया? बहुत ही कॉमन एरिया का क्वेश्चन होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह पास्ट पार्टिसिपल दे देगा, पास्ट पार्टिसिपल की जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल दे देगा। तो वायरस इंड्यूसिंग अगर यहाँ होता ना, तो ये हो जाता गलत। अब क्यों गलत हो जाता और क्यों नहीं आना चाहिए था, इसके पीछे कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ सीख चुके हैं। मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, फिर उसके ऊपर अपने क्विज करेंगे अब आज का सॉल्व। चलो, इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है? इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, प्रॉम्प्ट करना, एनकरेज करना, स्पर करना, बूस्ट करना, है ना। किसी को उंगली लगाने को कहते हैं इंड्यूस करना। ठीक है ना। तो ये कौन सा इकोनॉमिक क्राइसिस है जो कि वायरस के द्वारा उंगली लगाया गया है? ऐसा क्राइसिस है जिसकी शुरुआत वायरस ने की है, ऐसा है वायरस इंड्यूस्ड। अगर मैं इंड्यूस की जगह इंड्यूसिंग लिख दूं, इंड्यूस वर्सेस इंड्यूसिंग के अपने कंपैरिजन करके देखते हैं। इंड्यूसिंग का मतलब क्या होगा? इंड्यूस होता हुआ या इंड्यूस करने वाला। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की ING फॉर्म तब एडजेक्टिव का काम करेगी जब उसका ऐसा मतलब होगा, है ना, कोई चीज़ होती हुई या कोई चीज़ करने वाली। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म इंड्यूस जैसे यहाँ लगा हुआ है, उसका मतलब होगा इंड्यूस हो चुका हुआ। आपको हिंदी में ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कैसे पकड़ना है कब इंड्यूसिंग और कब इंड्यूस लगेगा। अगर यहाँ पे चलो एक सेंटेंस है, 4 सेंटेंस अपने इनको साफ करके देखते हैं, पहले क्लियर करके देखते हैं, इससे आपको अच्छे से मालूम चलेगा। शी वॉज सो बोर्ड या बोरिंग, वर्ब की ING फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी वॉज सो बोर्ड या बोरिंग एंड डिसाइडेड टू गो टू द क्लब।
और उसने डिसाइड किया क्लब में जाना। सबसे पहली चीज़ इसकी हिंदी बनाओ। देखो हिंदी तो बनानी ही पड़ेगी, अगर आप मीनिंग नहीं समझ पाते हो ना, रीडिंग आपकी ख़राब है, तो ग्रामर व्रामर सब तेल लेने गई, कोई काम नहीं आएगी ग्रामर अगर आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते हो। इसलिए रीडिंग है ना फर्स्ट स्टेप है आपका। वो इतनी इतनी बोर थी, इतनी जो है परेशान हो गई थी कि उसको डिसाइड कर लिया क्लब में जाना। इसकी हिंदी ये बनती है ना, आदमी बोर हो जाता है फिर बोलता है चलो यार आज क्लब चलते हैं। सेंटेंस है ये आपके पास। अब ये बताओ बोरिंग और बोर्ड में से क्या लगेगा, है ना। बोर तो लगेगा ही, वर्ब की आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बोरिंग का मतलब क्या होगा, बोर होती हुई या बोर करने वाली। बोरिंग मूवी या बोरिंग इंसान, समझ गए ना, बोर होता हुआ इंसान या बोरिंग करने वाला। और बोर्ड का मतलब क्या होगा, जो बोर खुद हो चुका हुआ। वो इतनी बोर हो चुकी थी कि उसने डिसाइड किया क्लब जाना, या वो इतनी बोर करने वाली थी या बोर होती हुई थी कि उसने डिसाइड किया क्लब जाना। सोचो इस चीज़ को, क्या वो बोर हो चुकी थी इसलिए वो क्लब गई, क्या वो बोर करने वाली औरत थी इसलिए वो क्लब गई। सोचो इस चीज़ को, अगर वो बोरिंग औरत होती ना तो उससे क्लब नहीं जाना था उसको, उसके पास कोई नहीं आता। अगर वो बोरिंग होती तो अपने यूँ लिखते, शी वॉज सो बोरिंग दैट नो बडी एवर टॉक टू हर। वो इतनी बोरिंग थी उससे कोई बात नहीं करता था। यहाँ पे बोरिंग का काम नहीं है, एक्चुअल में उससे खुद के बोर होने का काम है, इसलिए आएगा पास्ट पार्टिसिपल बोर्ड। समझ रहे हो, ट्रिक यही है। बोरिंग का मतलब बोर होती हुई या बोर करने वाली, और बोर्ड का मतलब है जो खुद बोर हो चुकी हो, पास्ट पार्टिसिपल। अगले सेंटेंस को देखो, शी वॉज सो बोरिंग ये बोर्ड दैट नो बडी एवर आस्क्ड हर आउट। अब देखो पहले इसका मतलब समझो, आस्क समवन आउट, इसका मतलब क्या होता है, किसी को घुमाने के लिए ले चलना, किसी को खाना खिलाने के लिए ले चलना, किसी को डेट पे ले चलना। समझ गए ना, आस्क समवन आउट का मतलब ये होता है, आरसी वारसी में आएगा ये आगे देखना कभी। आस्क समवन आउट मतलब किसी को आपने बोल दिया चलो मेरे साथ आओ, तुम्हें घुमा के लाऊं, आज तुम्हें खिला करके लाऊं, आज तुम्हें मूवी दिखा के लाऊं। समझ गए ना। तो कह रहा है शी वॉज सो बोरिंग ए बोर्ड कि कभी भी किसी ने उसको आस्क आउट नहीं किया, कभी भी किसी ने उसको घुमाने के लिए पूछा नहीं। अब बताओ वो बोरिंग होगी या बोर्ड होगी, सीधी सी बात है, बहुत बोरिंग थी, बोरिंग बातें करती थी। बोर खुद नहीं हो चुकी थी, वो एक्चुअल में बोर करने वाली थी। बोर करने वाली थी तो यहाँ पे बोरिंग लगेगा बोर्ड की जगह, इसलिए बोलूँगा शी वॉज सो बोरिंग दैट नोबडी एवर आस्क्ड हर आउट। समझ रहे हो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। दो सेंटेंस और करवाता हूँ समझ जाओगे। द जर्नी वॉज क्वाइट टायर्ड या टायरिंग। जर्नी जो थी ना, हिंदी बनाओ इसकी, जर्नी जो थी, सफ़र जो था बहुत ही थकाने वाला था, है ना, बहुत ही थकाने वाला था। अब बताओ टायरिंग, टायरिंग मतलब थकाता हुआ या थकाने वाला, करता हुआ या करता, जो करता है या करता हुआ, है ना, जो कर रहा हो। और टायर्ड का मतलब क्या होगा, खुद थका हुआ। ही इज़ अ टायर्ड मैन, वो बहुत थका हुआ आदमी है ना, टायर्ड। अब यहाँ बताओ जर्नी टायर्ड हो सकती है। देखो जर्नी थी, है ना, सुबह घर से निकली, शाम तक बहुत काम किया, रात में घर आके बोली मैं तो बहुत टायर्ड हूँ। क्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। जर्नी तो वो है जो आपको टायर कर देती है, टायर कर देती है तो टायरिंग होगी, ना कि टायर्ड होगी। खुद थकी नहीं हुई, ये आपको खुद थकाने वाली है सामने से। द जर्नी वॉज क्वाइट टायरिंग। बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा होता है बुक्स में, इसीलिए समझ नहीं आया आपको। ये अप्रोच से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस और करता हूँ, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, इंस्पायरिंग और इंस्पायर्ड जो है ना, एक में इंस्पायर्ड आएगा एक में इंस्पायरिंग आएगा। अपने को देखना है किस में क्या आएगा, दो ब्लैंक्स हैं। आई वॉज रियली इंस्पायरिंग, जस्ट अ मिनट, आई वॉज रियली इंस्पायरिंग या इंस्पायर्ड बाय हर, और क्या इंस्पायरिंग या इंस्पायर्ड स्टोरी। पहले हिंदी निकालो, मैं उसकी इंस्पायर करने वाली स्टोरी से बहुत इंस्पायर्ड था, मैं उसकी प्रेरित करने वाली स्टोरी से बहुत प्रेरित था। हिंदी में या इंग्लिश में जैसे मर्जी समझ लो। उसकी स्टोरी थी बहुत इंस्पायर करने वाली थी और मैं था उससे बहुत इंस्पायर हो गया था। अब इसकी मीनिंग बनाओ, आई वॉज रियली इंस्पायरिंग या इंस्पायर्ड। इंस्पायरिंग का मतलब क्या है, इंस्पायर होता हुआ या इंस्पायर करने वाला। मैं बहुत ही प्रेरणा देने वाला था, प्रेरणा दे तो ना रहा हूँ, मैं तो खुद प्रेरणा ले रहा हूँ, मैं तो खुद इंस्पायर्ड हूँ। अगर मैं इंस्पायर्ड हूँ तो भाई इंस्पायरिंग का कोई काम नहीं है, यहाँ से निकाल दो। आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय हर। अब यहाँ लगाओ कौन सी स्टोरी है, इंस्पायर करने वाली या खुद इंस्पायर हो चुकी स्टोरी। इंस्पायर्ड स्टोरी नहीं है, उसकी जो स्टोरी है वो है इंस्पायरिंग स्टोरी। आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय हर इंस्पायरिंग स्टोरी। समझ गए पीछे का पेज। ये वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, थोड़ा सा समझाया था, आज थोड़े से और मैंने क्वेश्चंस ले लिए। कोशिश मेरी ये रहती है जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं उसको बार बार रिवाइज कराऊं, जब तक आपके दिमाग में ना चीख चीख के सेंटेंस में से निकल करके ना बोले मेरे में ये एरर है। बस तरीका यही है, पेन अपने हाथ में रखो, जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। अगर समझ गए इतना, आज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 ब्लैंक्स हैं।
5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक्स हैं। 6 ब्लैंक्स में एक प्रेजेंट और एक पास्ट पार्टिसिपल्स में से आपको चूज़ करना है। यहाँ पे इंड्यूस की आईएनजी या जो भी आपको लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, एक्साइट है, शॉक है, प्लीज़ है। कोशिश करो 6 के आंसर डालो कमेंट सेक्शन में। गलत होते हैं तो वहीं सही कर देता हूँ और सही होते हैं तो लाइक दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा। शुरू करें आगे, चलो। एक समरी मैं आपको दूंगा, उससे पहले एक छोटी सी चीज़। कुछ लोगों का सवाल है, सर इस एडिटोरियल को मैं आपके साथ पढ़ लेता हूँ, अपने आप पढ़ता हूँ फिर आपके साथ पढ़ता हूँ, इसके बाद हमें क्या करना है। अब जो ये चीज़ें मैं आपको सब बता रहा हूँ ना, ये मैं एडिटोरियल के दौरान बताने के पहले आपको मैं सिस्टमेटिकली इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बता चुका हूँ, समझ गए। अब वो क्लास कहाँ मिलेगी, अपने चैनल पे जाओ, 13 वीडियोस आ चुकी हैं ग्रामर की क्लास में। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YAT होम पेज पे रख दी है मैंने, प्लेलिस्ट सेक्शन में भी पड़ी है, जहाँ से निकालनी है निकाल लो। 13 वीडियोज़ हैं, शायद 10 घंटे की हैं। 10 घंटे के अंदर आप जो मैं सिखा चुका हूँ ना, ये सब बता रहा हूँ, इसको आप सीख सकते हो सिस्टमेटिकली। टाइम मिले तब जा करके देखो, अगर इंग्लिश को आपको बेहतर बनाना है कॉन्फिडेंस के साथ। अब शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि मार्च का इकोनॉमिक डेटा आया है, उसमें पता लगा है, ये एडिटोरियल की समरी बता रहा हूँ आपको, पता लगा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत गिर गई। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है ये तो होना ही था, मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया था। अब दूसरी चीज़ कह रहा है अभी तो अप्रैल का डेटा नहीं आया, अप्रैल का डेटा आने दो, तब आप मार्च वाला भूल जाओगे, उसकी तो इतनी बुरी हालत होने वाली है अप्रैल के डेटा की। अब ये कह रहा है, कह रहा है वैसे भी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी इकॉनमी इस वायरस से आने से पहले। अब वायरस आ गया, अब तो ख़राब की बात ही मत करो, आप ऐसी ख़राब हो जाएगी। कह रहा है अब इसके जस्ट बाद रिकवरी शुरू होगी जब लॉकडाउन खुलेगा, और नंबर्स अच्छे भी आएंगे, क्योंकि अभी नंबर बहुत ख़राब आ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा काम भी शुरू होगा तो नंबर्स अच्छे हो जाएंगे। पर इससे हम ये नहीं मान लेंगे अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे चढ़ गई है। पटरी पे चढ़ाने के लिए जो आप कर रहे हो ना, वो करते रहो, सरकार से कह रहा है। और साथ में जब पूरा लॉकडाउन खुल जाए तो थोड़ा करप्शन पे और रेड टेप पे काम करना। क्या होती है लाल फीताशाही। कह रहा है सरकारी बाबू और अफसरों को है ना, सबको जो है सही ठिकाने लगाओ, ये करप्शन बंद करें। अब बहुत ज़रूरत है हमें ईमानदारी से काम करने की अर्थव्यवस्था के ऊपर। अगर किया तभी हम ढर्रे पे आ पाएंगे, अदरवाइज़ गाड़ी ऐसे ही पटरी से उतरी रहेगी हमेशा। देसी भाषा में समरी आपको बता दी है, अब आप देखेंगे डिटेल में मेरे साथ। फटाफट से समरी लिख डालें, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में, या वीडियो के लास्ट में भी लिख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। लिखने से आपकी राइटिंग बेहतर होती है। ज़रूर से राइटिंग स्किल्स का जो है ना हर रोज़ टास्क करें मेरे साथ। शुरू करें। कह रहा है ऑफिशियल डेटा कैप्चरिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट of the nationwide lockdown are starting to pour in slowly। कह रहे सरकारी डेटा, ऑफिशियल सूचना, इंफॉर्मेशन, और कौन सी इंफॉर्मेशन, कैप्चरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ, जो पिकअप करती है, जो रिकॉर्ड करती है, जो कैप्चर करती है, कैप्चर करने वाली। अभी ऊपर देखा ना आपने वर्ब के आईएनजी फॉर्म क्या काम करती है। कह रहा है ऑफिशियल डेटा, और वो डेटा जो कि कैप्चर करता है, पकड़ता है, रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट को, आर्थिक प्रभावों को, और किसके, नेशन वाइड लॉकडाउन के, पूरे देश में हुई तालाबंदी के। ऑफ लगा के बता रहा है। कह रहा है ये जो डेटा है ना, अब इसकी वर्ब आ गई आर स्टार्टिंग, ये डेटा हो गए हैं शुरू। अच्छा क्या शुरू हो गए हैं, टू पावर इन, निकल करके आने, और कब, स्लोली, बहुत धीमे धीमे। कह रहा है ऑफिशियल डेटा निकल करके आने शुरू हो गए हैं बड़े धीमे धीमे। सेंटेंस का मतलब। अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे की ग्रामर में। सब्जेक्ट ऑफिशियल डेटा, डेटा क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल होता है तो हमने लगाया आर स्टार्टिंग। अगर ये सिंगुलर होता, अगर यहाँ पे डाटा की जगह डैटम लिखा होता, डाटा की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, डैटम, डैटम लिखा होता तो यहाँ लिखा होता इज स्टार्टिंग। नोट करें इस चीज़ को। कैप्चरिंग मैंने आपको बता दिया क्यों लगाया इसने, कैप्चर्ड क्यों नहीं लगाया। पॉर इन एक फ्रेजर वर्ब होती है। देखो पॉर मतलब बहना, पॉर इन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बह करके आती है। अब ये डेटा तो कोई नदी में से तो बह के आ नहीं रहा, ये फ्रेजल वर्ब यही बता रही है, निकल करके किसी चीज़ का आना, है ना। फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होती है जो रियल वर्ब से थोड़ा सा अलग मतलब रखती है। तो यहाँ बहने का मतलब नहीं है, पॉर इन का मतलब है किसी चीज़ का बाहर निकल करके आना, सबके सामने आना। आगे बढ़े। कह रहा है द कंट्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट as measured by index of industrial production which is also called IIP contracted by 16.7% in March according to statistics released by the government on Tuesday। करेक्ट, कंट्री का इकोनॉमिक आउटपुट, आउटपुट क्या होता है, उत्पाद, प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल क्या होता है, आपकी इंडस्ट्री करती है जो। तो कह रहे कंट्री की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है ना, जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, और कह रहे जो कि एज जैसे कि मेजर की जाती है किसके द्वारा, इस IIP नाम के इंडेक्स के द्वारा, है ना। कह रहे ये जो आउटपुट है ना, अब इसकी वर्ब आ गई कॉन्ट्रैक्टेड, ये गया सिकुड़,
और कैसे सिकुड़ा 16.7% से, और कब, मार्च में। अच्छा ये बताने वाला कौन था, कह रहा अकॉर्डिंग टू हिसाब से स्टैटिस्टिक्स के, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, जो आंकड़े आते हैं उनको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। कह रहा हिसाब से उन आंकड़ों के जो कि रिलीज पाए हैं सरकार के द्वारा ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। समझ गए सेंटेंस को, आउटपुट गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है इतने % से, बताने वाले हैं ये वाले स्टैटिस्टिक्स जो सरकार ने रिलीज़ किए मंगलवार को। सेंटेंस में आ जाओ इसी ग्रामर में। यहाँ पे मेजर्ड क्या है, वही है पास्ट पार्टिसिपल, जो कि मेजर्ड है, उसने किसी को मेजर नहीं किया। अगर वो कोई किसी को मेजर कर रहा होता ना आउटपुट, तो यहाँ मैं मेजरिंग लिखता, मेजर करने वाला नहीं है, मेजर होता हुआ है जो, समझ रहे हो ना। वैसे यहाँ पे रिलीज है, ये खुद रिलीज नहीं कर रहा किसी को, रिलीजिंग इसलिए नहीं लिखा हुआ, अगर ये रिलीज कर रहा होता तो रिलीजिंग होता, खुद रिलीज हुआ है तो इसलिए रिलीज है, समझ रहे हो ना। दूसरी चीज़, बाय प्रपोजिशन के बाद में इसने बताया कितने से सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना 16.7% से। तो बाय प्रपोजिशन का एक यूज़ ये भी है, कौन सी चीज़ कितने से बढ़ती है और कितने % से घटती है। माई सैलरी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, हर सैलरी हैज़ डिक्रीज्ड बाय 30%। बाय प्रपोजिशन के बहुत सारे रूल्स हैं, उनमें से एक रूल है, इसको नोट करें, एक यूज़ है। मैंने बाय प्रपोजिशन के 11 जो यूज़ है ना, उनको एक लिस्ट बना करके आपको समझाया हुआ है, बहुत पुरानी वीडियो है, अगर आप नए आओ चैनल पे तो मैं डाल देता हूँ, जरूर से चेकआउट कर लेना। 11 यूज़ हैं, सबके सब यूज़ डिटेल से देख लेना। कह रहा दिस इज़ in contrast to a growth rate of 2.7% witnessed during the same month last year। कह रहा है जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये सिकुड़न जो आई है, दिस कह रहा है ये चीज़ है इस, बिल्कुल उससे उल्टा, कंट्रास्ट टू है, कंट्रास्ट मतलब किसी दूसरी चीज़ से उल्टा। और किससे कंट्रास्ट हुआ है, उस ग्रोथ रेट से, उस विकास की दर से जो थी 2.7% की। और कौन सी दर थी वो, जिसको विटनेस किया गया, देखा गया इस सेम मंथ में पिछले साल। तो मार्च का मार्च से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल था 2.7% का ग्रोथ, इस साल है इतने % की सिकुड़न। समझ गए सेंटेंस को। विटनेस भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको विटनेस किया गया। अब देखो इसने किसी को विटनेस किया होता तो ये विटनेसिंग होता है ना, पर इसको विटनेस किया गया तो ये विटनेस्ड है। आगे बढ़े, कहते द शॉर्टफॉल कैन लार्जली बी एक्सप्लेन्ड बाय द नेशन वाइड लॉकडाउन दैट वॉज इम्पोज्ड बाय द सेंटर लास्ट वीक ऑफ द मंथ। कह रहा है ये जो भारी गिरावट है ना, शार्प फॉल है, मोटे तौर पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है, और किसके द्वारा, इस लॉकडाउन के द्वारा। अच्छा लॉकडाउन कौन सा लॉकडाउन है, कह रहा दैट वॉज इम्पोज्ड, जिसको किया गया था इम्पोज, जिसको ज़बरदस्ती लगाया गया था सेंटर के द्वारा लास्ट वीक में, पिछले मंथ के। समझ गए ना। तो शार्प फॉल कैसे आया है, ये ज़बरदस्ती लगाए गए लॉकडाउन से आया है। ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं है सरकार की बुराई हो रही है यहाँ, इम्पोज वर्ब का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती दूसरी चीज़ पे लगाना। तो सरकार जब भी कोई चीज़ लगाती है ना, वो इम्पोज ही करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है मानना, इसलिए अपने यूज़ करते हैं इस इम्पोज नाम की वर्ब को। आगे बढ़ें, कह रहे द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच विटनेस्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अबाउट 20%। कह रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है जिस सेक्टर में, जिसने विटनेस किया, जो साक्षी बना या जिसने देखा एक सिकुड़न को लगभग 20% की। अब देखो इसकी वर्ब आ गई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। कह रहा है ये वॉज द वर्स्ट हिट, ये जो सेक्टर है ना, ये सबसे बुरी तरह से हिट है, द वर्स्ट हिट। और किन में से, अमंग द की सेक्टर्स, उन सेक्टर्स में से जो बड़े की हैं, वो जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे बताएगा क्यों हिट है। परहैप्स ड्यू टू डिसरप्शंस इन द लेबर मार्केट कॉज्ड बाय द लॉकडाउन, शायद कारण से डिसरप्शंस के, डिस्टर्बेंस के, जो मजदूरों की मार्केट में आई है, लेबर मार्केट में आई है, और जो कि कॉज्ड बाय है इस लॉकडाउन के द्वारा। सेंटेंस आपने समझ लिया, एक बार इसको रिपीट करेंगे, फिर इसमें ग्रामर रूल है अच्छा सा, है ना, कहीं वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा, आज कोशिश करेंगे उसको समझने की। देखो कह रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसने विटनेस किया, देखा एक सिकुड़न को जो 20% की थी लगभग, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, वॉज सबसे बुरे तरीके से प्रभावित, चोटिल, हिट, उन सेक्टर्स में से जो बड़े की सेक्टर्स हैं, बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, उनमें से एक सेक्टर ये था। करेक्ट, शायद ये इसलिए क्योंकि ड्यू टू जो डिस्ट्रप्शंस आई, जो डिस्टर्बेंस आई लेबर की मार्केट में, और जो कि कॉज्ड बाय थी, जिनका कारण था लॉकडाउन। समझ गए सेंटेंस को। आ जाओ सेंटेंस के पीछे की ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते रहना। मैन्युफैक्चरिंग की वर्ब यहाँ ये वाज, सब्जेक्ट रशिया में, वर्ब चाइना में। तो आजकल ऐसा होता है, ऐसी इंग्लिश है आपके एग्जाम की इंग्लिश है, सब्जेक्ट वर्ब साथ साथ आपको मिले हुए नहीं मिलेंगे ज़्यादातर सेंटेंसेस में, दूर दूर भी हो सकते हैं।
अब आ जाओ ड्यू टू कॉज टू पे, ड्यू टू ओविंग टू पे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हैं और रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद साफ साफ कहीं दिया नहीं हुआ। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा और दोनों के बीच का मतलब भी बताऊंगा, फ़र्क भी बताऊंगा। फ़र्क बताऊं या ट्रिक बताऊं? चलो ट्रिक बता देता हूँ सीधे सीधे, है ना। ड्यू टू और ओविंग टू का एक ही मतलब है मेरे भाई, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ड्यू टू को आप तब यूज़ करोगे जब आप ड्यू टू को ऐसा लिख सको ना, कॉज्ड बाय। अगर किसी सेंटेंस में आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे यहाँ पे ड्यू टू लगाना है या ओविंग टू लगाना है, अगर ऐसी कन्फ्यूजन आपको है ना, तो आप वहाँ पे ड्यू टू की जगह, उस सेंटेंस में ब्रैकेट की जगह है ना जहाँ पे ब्लैंक दिया है, वहाँ कॉज्ड बाय लिख दो। अगर कॉज्ड बाय सेट बैठ जाए तो सही, तो ड्यू टू आएगा। अगर कॉज्ड बाय सेट ना बैठे तो ओविंग टू आएगा। समझ गए ना। तो ड्यू टू और कॉज्ड बाय ना दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों को अगर अपने इंटरचेंज करके देखेंगे तो अपने को पता लग जाएगा ड्यू टू आएगा या नहीं आएगा। दे डाइड ड्यू टू या ओविंग टू हंगर। अब मुझे यहाँ पे सीधा सा कन्फ्यूजन है, ड्यू टू लगाऊं या ओविंग टू लगाऊं। दोनों का मतलब होता है के कारण से, तो वो मरे हंगर के कारण, भूख के कारण। अब के कारण से तो दोनों का मतलब होता है, तो क्या लगाऊं यहाँ पे? क्या करूँगा मैं? अपने टेस्ट करूँगा, लिटमस टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? कॉज्ड बाय वाला। दे डाइड कॉज्ड बाय हंगर। क्या सेंटेंस ऐसा बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। ऐसा सेंटेंस नहीं बन सकता। दे डाइड, दे सब्जेक्ट, डाई उसकी वर्ब, कोज यहाँ पे जो है ना वो आ गया, क्या बोलते हैं, जो अपना एक एडजेक्टिव। वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है, वर्ब के बाद में तो नाउन आता है उसका ऑब्जेक्ट बन के। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डाइड कोज जो है ना सेट नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे ड्यू टू अगर रखना चाहूँ तो नहीं आएगा। तो क्या करूँगा इस केस के अंदर? मुझे सीधे सीधे ओइंग टू लगा देना है। दे डाइड ओइंग टू हंगर। अगले सेंटेंस को देखो, देयर डेथ वॉज ओइंग टू या ड्यू टू हंगर। फिर से वही टेस्ट करना है, कोज्ड बाय को उठाओ और यहाँ रख करके देखो, देयर डेथ वॉज कोज्ड बाय हंगर। अब बहुत अच्छा सेंटेंस बन गया। उनकी डेथ जो है वो कोज्ड बाय हुई थी हंगर के द्वारा, भूख के कारण उनकी मौत हुई थी। समझ गए। अगर यहाँ कोज्ड बाय फिट बैठ रहा है तो मतलब यहाँ पे ओविंग टू का कोई काम नहीं है, यहाँ पे लगेगा ड्यू टू। सीधे सीधे ट्रिक बता रहा हूँ। अब ये ट्रिक क्यों ऐसे लगती है ये मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिवल क्लॉज फ्रेज और जो है ना अपने एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर। क्लॉज और फ्रेज की क्लास करूंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब ये ट्रिक समझ लो, ये ट्रिक आपके ना 100% फुल प्रूफ ट्रिक है। ड्यू टू या ओविंग टू हर एग्जाम रिजल्ट शी वॉज डिप्रेस्ड। यहाँ पे क्या करना है, कोज्ड बाय रख के देखना है। कोज्ड बाय हर एग्जाम रिजल्ट शी वॉज डिप्रेस्ड। ऐसा सेंटेंस नहीं बनता, कोज्ड बाय नहीं बनता, तो क्या आएगा यहाँ पे, ओविंग टू हर एग्जाम रिजल्ट शी वॉज डिप्रेस्ड। अगले में देखो, हर डिप्रेशन वॉज ड्यू टू या ओविंग टू हर एग्जाम रिजल्ट। यहाँ रख के देखूँ, हर डिप्रेशन वॉज कोज्ड बाय हर एग्जाम रिजल्ट। उसका डिप्रेशन कोज्ड बाय था उसके एग्जाम रिजल्ट से। समझने में देखने में क्या आया, कोज्ड बाय बिल्कुल सही है, यहाँ पे ओविंग टू का कोई काम नहीं है, यहाँ आएगा ड्यू टू। ठीक है ना, छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखें। ड्यू टू और ओविंग टू के अंदर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप कोज्ड बाय को रख करके देखते हैं, हटा करके देखते हैं। ठीक है ना, देख लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैंने अभी ऊपर नीचे कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंड गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स विटनेस्ड अ रफली 1/3 कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। कह रहे के रूप में और किनके, एंड गुड्स के रूप में। एंड गुड्स कौन से होते हैं, जिन गुड्स को सीधे कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जिनको आगे बेचने की जरूरत नहीं है ना। तो कह रहा है ऐसे टर्म्स के, ऐसे गुड्स के टर्म में जो एंड गुड्स हैं, हुआ क्या, कह रहे कैपिटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है ना, उन्होंने विटनेस किया, ये दो टाइप के प्रोडक्ट्स ने देखा, एक 1/3 एक तिहाई कॉन्ट्रैक्शन को, और किस में, साइज में। कह रहा है ऐसे जैसे कि द सेल ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स वर ऑब्लिटरेटेड बाय द अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन। क्योंकि जो सेल थी ना नॉन एसेंशियल गुड्स की, वो ऑब्लिटरेट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़त्म हो गई थी इस अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन के कारण। कह रहे कि एंड टर्म्स के अगर तौर पर देखो तो ये दोनों टाइप के जो गुड्स हैं, इन्होंने एक तिहाई की कॉन्ट्रैक्शन को देख लिया अपने साइज़ में, क्योंकि नॉन एसेंशियल गुड्स को तो अभी लॉकडाउन के दौरान आप खरीद ही नहीं सकते हो। तो खरीद नहीं सकते हो तो बहुत सारे एंड गुड्स जो हैं अभी भी दुकानों में पड़े हैं, उनकी सेल पूरी तरह खत्म हो गई है। तो कह रहे इनकी जो नॉन एसेंशियल गुड्स की सेल थी पूरी तरह ऑब्लिटरेट हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है इस लॉकडाउन के कारण। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस के अंदर एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, उस पर आने से पहले ये ड्यू टू पे एक और चीज़ थी, मैं आपको बताना भूल गया। ये सेंटेंस में इसने ड्यू टू गलत यूज़ किया हुआ है, यहाँ ओइंग टू आना चाहिए था। अगर इसको बना के देखूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर was hit among the key sectors
ड्यू टू डिसरप्शंस, यहाँ पे कोस्ट टू लिख दूँ, कोस्ट बाय डिसरप्शंस, है ना, ऐसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ओविंग टू आना चाहिए था, पर इसने ड्यू टू लगा दिया है, इसको माफ़ कर देते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको जोर देके कहना चाह रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स ग्रामेरियंस नहीं बनाते, ना वो लिखते हैं, ना उनका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम है आपका, तो परेशान मत हो जाया करो सर इसने क्यों लगा दिया। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसने लगाया, इसको ऐसे तैसे कराने दो, आपने सीख लिया ना क्यों नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पे बात हो गई ख़त्म। चलो अब इसमें आ जाओ, जो कॉन्सेप्ट है 1/3, ये 1/3 वाला कॉन्सेप्ट बहुत पहले करवा चुका हूँ, आज करते हैं रिवाइज। 4 क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, ढीठ मत बनना, स्क्रीन को फ्रीज करके इनको पहले सॉल्व करना, बताओ मुझे क्या एरर है। अगर जब तक आप एरर कोशिश खुद करके नहीं बताओगे ना, तब तक मेरे बताने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसमें ढेर सारी एरर्स हैं इन चारों सेंटेंस में, कोशिश करके सही करो। चलो आपने कोशिश कर ली होगी तभी फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब देखो रूल ये कहता है 1/3, 1/5, 1/7, जब जब ऐसे रेशो आ जाए, है ना, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3, 1/5 का मतलब क्या है, 1/5, 1/7 का मतलब क्या है, 1/7। जब जब ऐसे आपके पास रेशो आ जाएं और शुरू में क्या लगाओ, 1 लगाओ, तो उसमें 3rd आता है या 5th आता है, 5th नहीं आता, 7th आता है, 7th नहीं आता। समझिए कॉन्सेप्ट, 1 लगा ना तो कभी भी 1/5 नहीं होगा, 1/5 ही होगा। अच्छा अगर 1 ना लगाओ सर तो क्या करें, 2/3 लिखाओ, तो 2/3 कभी हो ही नहीं सकता, ये हमेशा 2/3 होगा, 3/5 होगा, 1/5 होगा। क्यों, क्योंकि शुरू में 1 नहीं आ रहा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया होगा आपका, जब जब 1 आएगा लास्ट में एस नहीं आएगा, जब जब 1 नहीं आएगा लास्ट में एस जरूर आएगा, या तो 1 आएगा या एस आएगा, दोनों में से एक चीज़ जरूर आएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, चलो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वहीं से आपको समझ में आएगा। इनके साथ में वर्ब कौन सी लेनी है, जैसे 1/3 को आपने सिंगुलर मान लिया होगा ना, 1/3 है, पीछे एस भी नहीं लगाना, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। पर ये कॉन्सेप्ट अलग है, वर्ब सिंगुलर हमेशा नहीं आती। देखो कैसे नहीं आएगी, 1/3 ऑफ द वीमेन एडमिट्स क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स। इसका मतलब क्या है, क्रेव वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तरसना। 1/3 औरतों ने एडमिट किया चॉकलेट के लिए वो तरसी हैं, है ना, चॉकलेट के लिए वो तरसी हैं, तो 1/3 लोगों ने ऐसा एडमिट किया, माना। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ 1/3 है, पहली चीज़ तो इस थर्ड को निकाल देता हूँ, एस को 1/3 बना देता हूँ। अब देखो यहाँ पे वर्ब आई है एडमिट्स, एडमिट यहाँ पे एस लगा हुआ है तो मतलब है सिंगुलर वर्ब, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस कब लगाती है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। 1/3 को मैंने सिंगुलर समझ के यहाँ पे एस लगा दिया। अब ध्यान से देखो ये सिंगुलर नहीं है, 1/3 किसका है, वीमेन का। वीमेन क्या होती है, प्लूरल। जब प्लूरल का 1/3 है, मान लो 500 वीमेन है, उनका 1/3 होगा 500/3, तो क्या वो सिंगुलर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अगर वो सिंगुलर नहीं हो सकता तो मुझे यहाँ पे सिंगुलर ना करके प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, जो कि होती है एडमिट। 1/3 ऑफ द वीमेन एडमिट क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स। समझ गए सेंटेंस को, क्यों एडमिट लगाया, क्योंकि 1/3 हो जाने से ये पक्का नहीं होगा कि आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट मत पता लगेगा ऑफ के बाद क्या आ रहा है, अगर वो प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, चाहे आपके पास 1/3 है, चाहे आपके पास 1 मिलियन है। समझ गए। इसमें एक और चीज़, सर मान लो 3 ही औरतें हों, तो अगर 3 ही होती तो ये तो 1 हो जाता। अरे कहीं लिखा है क्या 3 औरतें हैं, आप ऐसे सवाल करके अपना टाइम वेस्ट करते हो। ऐसे सवाल इंग्लिश में नहीं किए जाते, सर मान लो 3 ही होती तो, तू 3 ले आ कहीं से पकड़ के, है ना, फिर ये सवाल लगा कर देख ले, ऐसे नहीं लगेगा आपको। अगर उसने थोड़ा सा भी डाउट दिया है ना, वो डाउट इसी चीज़ का दिया है, आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हो, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हो। ये विमेन देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए मुझे सिंगुलर वर्ब को यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। चलो अगले सेंटेंस को देखें। एडमिट के बाद हमेशा जेरेंड आता है, एडमिट टू क्रेव मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं लिखा, एडमिट क्रेविंग ही होगा। 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्लानिंग टू बंक क्लास। 3/5 स्टूडेंट हैं, क्लास को बंक करने की कुछ जो है प्लान कर रहे हैं, 3/5। अब मान लो 3/5 है, तो 3/5 का क्या बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा। 3/5 किसके हैं, स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल तो यहाँ क्या आएगा, आर। 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू बंक द क्लास। मैं इनको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे क्या गलतियाँ इसमें। यहाँ पे एस कर देते हैं ना, और यहाँ पे हमने एडमिट कर दिया। अगले को देखो, 1/5 ऑफ द स्टूडेंट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन एग्जाम। 1/5 जैसे 5 देखा हैज़ निकाल दिया, स्टूडेंट्स देखा यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैव। प्लूरल वर्ब आएगी 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट अपीयर्ड इन द एग्जाम। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सर 5 ही होते तो 1/5 तो 1 हो जाता ना। अरे तो सीधे सीधे लिख देते ना, एक स्टूडेंट एग्जाम में नहीं आया, उसका नाम भी लिख देते। ये कुछ बताना चाह रहा है, आंकड़ा देना चाह रहा है, एक स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे। अगला देख लो, इसको डार्क कर दें। चलो, 2/3 of this apple are red in color while 1/3 are pale green। 2/3 इस एप्पल का लाल है और 1/3 इसका पेल ग्रीन है ना, इस एप्पल का।
सबसे पहली चीज़ 2/3, क्या बनाऊंगा 2/3, हो गया क्लियर। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि 2 आ रहा है, जब जब 2 आएगा 1 की जगह कुछ और आएगा तो पीछे एस आएगा। अच्छा है क्या, ऑफ के बाद क्या आ रहा है, दिस एप्पल। कितने एप्पल हैं, एक एप्पल है। कैसे पता लगा, दिस लगा हुआ आगे और एप्पल का गैस नहीं आ रहा। अगर बहुत सारे होते तो दीज एप्पल लिखा होता, ये क्या लिखा हुआ है, दिस एप्पल। एक एप्पल की बात हो रही है। अगर एक एप्पल की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर होगी, चाहे आगे 2/3 है चाहे आगे 1 मिलियन थर्ड है, अपने को मतलब नहीं उससे। अगर एक एप्पल की बात हो रही है तो उसका 2/3 बात हो रही है, जो कि एक से भी कम है ना, तो हम यहाँ पे एक के लिए सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। 1/3 2/3 ऑफ दिस एप्पल इज रेड इन कलर वाइल, अब देखो 1/3 इसमें से एस को निकाल देते हैं और आर की जगह क्या लगाएंगे, इज पेल ग्रीन। इसके बाद भी ऑफ दिस एप्पल आ रहा है ना, इस 1/3 के बाद भी ऑफ दिस एप्पल अंडरस्टूड है, तो यहाँ भी अपने इसको यूज़ करेंगे आर की जगह। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो यही तरीका है क्लियर करने का, पेन नोटबुक हाथ में लेकर के बैठो। जो लर्निंग आप मेरे साथ यहाँ लोगे ना, बड़ा ही नहीं करता हूँ मैं, जो लर्निंग आप यहाँ पे लोगे इसको लेने के लिए 6 से 8 घंटे आपको माथा मारना पड़ेगा। ले लो जितना फ़ायदा ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है एनालिस्ट से दैट इंडस्ट्रियल आउटपुट इज़ लाइकली टू फॉल इवन फर्दर इन अप्रैल। एनालिस्ट ऐसा कहते हैं, एनालिसिस करने वाले लोग ऐसा कहते हैं। बहुत सारे हैं इसलिए सही है, अगर एक ही होता तो सही होता। कह रहा वो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल आउटपुट है ना, वो लाइकली है, बहुत संभावित है क्या, उसका गिरना। और कब, इवन फर्दर, और ज़्यादा। और कहाँ पे, अप्रैल के अंदर। अच्छा अप्रैल में क्या होगा, व्हेन द इकॉनमी वॉज इन कंप्लीट शटडाउन। ये वो अप्रैल है जब इकॉनमी, पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शटडाउन के अंदर थी, तालाबंदी के अंदर थी। तो कह रहा अप्रैल के आंकड़े आने दो, एनालिस्ट कहते हैं, उसमें देखना आप नज़ारे कैसे नज़ारे आते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट के। कह रहा इनफैक्ट वास्तव में सम एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट कंट्रीज ओवरऑल आउटपुट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 कुड बी कट बाय 1/4। कुछ ऐसे एस्टिमेट सजेस्ट ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे अंदाज ऐसा हमें बताते हैं, वो ये कि दैट कि इकॉनमी का कुल मिलाकर के जो आउटपुट है ना, जो प्रोडक्शन है पहले क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2021 के 2021 के, कह रहा वो होगा कट, कुड बी कट, हो सकता है वो कट हो जाए। और कैसे कट हो जाए, 1/4 के द्वारा 25% जितना वो कट हो जाएगा। कह रहा एंड ग्रोथ फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर कुड वेल टर्न आउट टू बी नेगेटिव। और जो विकास है ना पूरे फाइनेंशियल ईयर का, पूरे साल का, वो बहुत अच्छे से निकल करके आ सकता है नेगेटिव, नकारात्मक। समझ गए सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस है। पूरा साल का जो ग्रोथ है नेगेटिव आएगा और हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर की आ जाए 1/4 से कम। 1/4 लिखा है, 1/4 नहीं लिखा है। वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर बताया था, आपका रिपीट होगा यहाँ पे 2/4 होता ना, या 3/4 होता तो 3/4 होता वो। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आती है, कॉमन एरर्स हैं, बच्चों वाली टुच्ची एरर्स हैं और लोग नंबर कटा के आते हैं इनमें, मत कटवाना। कह रहे सो इसलिए मार्च ग्लूमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिगर्स आर लाइकली टू बी सून फॉरगॉटन। कह रहे इसलिए मार्च की उदासी भरी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदासी भरा, जो उदासी भरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिगर है ना, जो आंकड़े हैं वो लाइकली हैं, संभावित हैं, टू बी सून फॉरगॉटन, जल्दी भूल जाने वाले, जल्दी भूल जाएंगे इनको। करेक्ट, क्योंकि एज अ फ्लड ऑफ ब्लीक इकोनॉमिक डेटा हिट्स द कंट्री फर्दर। एक फ्लड जो है ना, बहुत ही ग्लूमी, बहुत ही ब्लीक, बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही डार्क इकोनॉमिक डेटा का ना हिट करने वाला है कंट्री को फर्दर डाउन द रोड, और आगे आने पे। सेंटेंस रिपीट करता हूँ, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। इसलिए मार्च की ग्लूमी इंडस्ट्रियल फिगर्स हैं, बहुत लाइकली हैं, जल्दी भुलाई दी जाने वाली, क्योंकि एक फ्लड, एक बाढ़, एक ऐसे इकोनॉमिक डेटा की बाढ़ जो बड़ा है ब्लीक, बड़ा ही उदासी भरा, वो हिट करने वाला है कंट्री को आगे डाउन द रोड। डाउन द रोड का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा आगे डाउन द रोड, है ना। डाउन द रोड का मतलब ये होता है आगे आने वाले फ्यूचर में। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, ब्लीक और ग्लूमी दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब ये होता है डिप्रेसिंग, सैड, डार्क, ग्रिम, या बहुत ही उदासी भरा, है ना, दोनों सिनोनिम्स हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँ मुझे आप, इकोनॉमिक डेटा तो प्लूरल होता है, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब हिट आनी चाहिए ना, यहाँ पे हिट्स क्यों आई है, आप पहले कोशिश करना बताने की, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो, इकोनॉमिक डेटा प्लूरल होता है, पर क्या इकोनॉमिक डेटा हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है फ्लड, फ्लड होती है बाढ़, बाढ़ सिंगुलर है इसलिए हिट्स आएगा। इकोनॉमिक डेटा ऑब्जेक्ट है इस ऑफ प्रेपोजिशन का, भले ही इकोनॉमिक डेटा की बाढ़ आएगी, पर बाढ़ तो बाढ़ है ना,
बाढ़ को काउंट भी नहीं कर सकते आप। अगर मान लो आप काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, दोनों तरह से आप बाढ़ को गिन सकते हैं। अगर सिंगुलर मान लो तो भी हिट्स आएगा, अनकाउंटेबल मान लो तो भी हिट्स ही आएगा। समझ गए ना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट को हमेशा पहचानना सीखें। कह रहा दैट सैड, अगर ये कहें तो दैट सैड का मतलब क्या होता है, जो तुम्हें मैंने ऊपर पूरी वाली बात बताई। कह रहा ऊपर वाली बात को कहने के बाद अगर उस बात को हम कह दें तो कह रहा इट शुड बी नोटेड, ऐसा नोट किया जाना चाहिए दैट, ये कि FY20 IIP ग्रोथ वाज सेट टू पोस्ट अ वीक शो। फाइनेंशियल ईयर 2020 की इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन जो ग्रोथ है ना, वो सेट थी, तैयार थी पोस्ट करने के लिए एक वीक शो को, बहुत ही ख़राब नज़ारे को। कह रहा इवन बिफोर, यहाँ तक कि पहले और किसके, द लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड इन लेट मार्च, जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया, ज़बरदस्ती लगाया गया लेट मार्च में। कह रहा ऊपर वाली बात को अगर कह दें तो साथ साथ ये चीज़ भी नोट कर लेना कि ग्रोथ जो थी पहले से सेट थी, तैयार थी पोस्ट करने के लिए एक ख़राब शो को, यहाँ तक कि पहले जब लॉकडाउन को इम्पोज किया गया लेट मार्च में। समझ गए सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस है। चलो कह रहा कोविड-19 क्राइसिस बीइंग अ टेम्पररी एक्सटर्नल शॉक मच लाइक डिमोनेटाइजेशन इन 16 बट मच लार्जर इन स्केल कैन थियोरेटिकली लीड टू ए क्विक बाउंस बैक इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा कोविड-19 का जो क्राइसिस है, देखो अब ये वाला ना इतने से इतना मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ बाद में बताऊँगा ताकि अच्छे से आप समझ पाओ, कॉन्सेप्ट बताऊँगा पूरे अच्छे तरीके से, लिखा हुआ मैंने यहाँ। कह रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, जो कि बिल्कुल जैसा ही है, मच लाइक है डीमोनेटाइजेशन की जैसा, नोटबंदी जैसा जो हुई थी 16 में। कह रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, लार्जर है स्केल में, अपने जो है ना एरिया स्कोप में, साइज़ में बहुत बड़ा है ये क्राइसिस। कह रहा है ये जो क्राइसिस है ना, अब इसकी वर्ब आई है कैन, ये कर सकता है कैन, और क्या थियोरेटिकली ऑन पेपर लीड टू कर सकता है, हमें आगे ले जा सकता है। और कहाँ, कह रहा है एक क्विक बाउंस बैक की तरफ। बाउंस बैक क्या होता है, रिकवरी, फटाफट से होने वाली रिकवरी की तरफ। और किस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आर्थिक गतिविधियों में। और कब, वंस द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, एक बार जब लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा तब। सेंटेंस समझें, कह रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया है कोविड वाला, डिमोनेटाइजेशन जैसा ही है 2016 वाले, लेकिन बहुत बड़ा है स्केल में, और ऑन पेपर थ्योरेटिकली हमें ले जा सकता है फटाफट रिकवरी की तरफ, जब किस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी, जब लॉकडाउन को लिफ्ट कर देंगे, जब लॉकडाउन को हटा देंगे। अब तो सब कुछ बंद है, अचानक से अगर 2 दिन भी काम हुआ ना तो सारे के सारे आंकड़े ऊपर आ जाएंगे, कहने का मतलब ये। अब ये क्या है इसका मतलब, बीइंग अ टेम्पररी एक्सटर्नल शॉक, इसको समझो आप। ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन कैसे यूज़, मैंने वो कई बार बताया है, ये सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए अगर आप मेरे साथ कई दिन से एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो। यूजिंग अ स्टिक शी सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम द अटैकर, एक छड़ी को यूज़ करते हुए उसने अपने आप को अटैकर से, हमलावर से सेव किया। कैसे यूज़ किया, छड़ी को यूज़ करते हुए अपने आप को सेव किया। मेन वर्ब क्या है, सेव करना, सब्जेक्ट कौन है, शी। यूजिंग क्या है यहाँ पे, साइमल्टेनियस एक्शन को बता रही है, छड़ी को यूज़ भी कर रही थी और अपने आप को सेव भी कर रही थी। समझ गए ना, यहाँ पे वाइल भी आ सकता था, वाइल यूजिंग अ स्टिक, तो अपने यूजिंग लिख दिया सीधे सीधे, एक एडजेक्टिव फ्रेज इसको बना दिया। साइमल्टेनियस एक्शन है यहाँ पे यूजिंग। अब इस सेंटेंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको बीइंग से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट एंड यूजिंग अ स्टिक शी सेव्ड हरसेल्फ, आगे लिख देना फ्रॉम द अटैकर। एक मार्शल आर्टिस्ट होते हुए और एक छड़ी को यूज़ करते हुए उसने अपने आप को अटैकर से सेव किया। अब देखो 2 साइमल्टेनियस एक्शन आगे, सेव करने का काम है, मेन काम है, मेन वर्ब ये है, करता है शी, काम करने वाला सब्जेक्ट है शी। अब उसने सेव करने के साथ साथ 2 काम किए, एक तो उसने छड़ी को यूज़ किया और एक वो रही मार्शल आर्टिस्ट। ये बीइंग भी तो एक वर्ब है ना, ये होना, किसी चीज़ का एक स्टेट बताना, ये भी तो एक वर्ब ही है ना। बस बीइंग का यही काम होता है, जैसे यूजिंग को यूज़ करते हुए वैसे बीइंग का मतलब है होते हुए। समझ गए ना, तो होने के कारण या होते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट और यूज़ करते हुए एक छड़ी को उसने अपने आप को सेव किया। अब देखो ये सेंटेंस और एक तरीके से लिख कर दिखाता हूँ। बीइंग अ डॉक्टर ही नोस अबाउट द मेडिसिन, एक डॉक्टर होने के नाते वो जानता है मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में। मेन काम क्या है, नो करने का। बीइंग क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है ना, 2 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला काम उसके डॉक्टर के होने का, डॉक्टर बनने का, दूसरा काम उसका मेडिसिन को जानने का। अब इसको मैं बीइंग एक डॉक्टर को ही के बाद में भी ला सकता हूँ। ही बीइंग अ डॉक्टर नोज अबाउट द मेडिसिन, उसके एक डॉक्टर होने के नाते वो डॉक्टर जो है मेडिसिन के बारे में जानता है। समझ गए, बस ये सेंटेंस ऐसा ही बना हुआ है। कोविड-19 क्राइसिस बीइंग अ टेम्पररी एक्सटर्नल शॉक। अब समझ गए होंगे, समझने वाले जो ना समझे वो नाड़ी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पे एरर भी कराने की मेरी इच्छा थी, फिर मैं रुक गया, क्यों आप पचा नहीं पाओगे ना, बहुत कंटेंट है मेरे पास,
आप ध्यान देने वाले बनो। नेक्स्ट जो अगला जो आएगा ना अपना जो लेक्चर जिसमें बीइंग आएगा, वहाँ पे मैं इस पे एरर्स बताऊंगा आपको, ऐसे एरर्स बताऊंगा आपका दिमाग घूम जाएगा, और वहाँ पेपर में घूमता भी है। चलो, कह रहा है बट द एक्चुअल पेस ऑफ द रिकवरी इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इवन द वाइडर इकॉनमी विल डिपेंड ऑन पॉलिसी इन्वायरमेंट। कह रहा है लेकिन एक्चुअल पेस है ना, रफ्तार है रिकवरी की, किस में? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और कह रहा है यहाँ तक कि पूरी की पूरी इकॉनमी में, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में। कह रहा है ये जो पेस है ना, अब इसकी वर्ब आ गई विल डिपेंड, ये डिपेंड करेगा पूरी तरह निर्भर रहेगा पॉलिसी इन्वायरमेंट पे, नीति के इन्वायरमेंट पे। और कौन सा इन्वायरमेंट? क्रिएटेड बाय है, जो बनाया गया है द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, आफ्टर द क्राइसिस। तो कह रहा है पूरा का पूरा एक रिकवरी इस पे डिपेंड करता है कैसी नीतियाँ, कैसी पॉलिसी सरकार इसके बाद में लेकर के आती है। समझ गए ना? कह रहा है द इकोनॉमिक रेस्क्यू मेजर्स announced by FM Nirmala Sitharaman on Wednesday, such as more loans to small and medium scale enterprises and looser standards। सेंटेंस लंबा है, छोटे छोटे पीस करेंगे। इकोनॉमिक रेस्क्यू मेजर्स जो है ना, रेस्क्यू मतलब राहत या बचाव, मेजर्स मतलब कदम, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। तो आर्थिक राहत के या बचाव के जो कदम है, अच्छा कौन से कदम? जो कि अनाउंस्ड बाय हैं, जिनको अनाउंस किया गया है इन औरत के द्वारा, लेडी के द्वारा, और कब? वेंसडे को, बुधवार को। और कौन से कदम हैं? जैसे कि ज़्यादा लोन्स इन छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को। अच्छा, और जैसे कि लूजर क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, क्रेडिट के उधार देने के ऐसे क्राइटेरिया जो बड़े लूज हैं, सबको क्रेडिट मिल जाएगा, उधार मिल जाएगी। कह रहा है ये जो मेजर्स है ना, अब इनकी वर्ब आ गई कैन हेल्प। ये मेजर्स मदद कर सकते हैं रिकवरी के काम को ये मदद कर सकते हैं। और कैसे? बाय अलाउइंग बिजनेसेस टू फाइंड देयर फीट सून, अलाउ करके बिजनेसेस को, व्यापारों को अपने फीट को, अपने पैरों को फाइंड करने में बड़ा जल्दी। अब ये फीट फाइंड बाद में बताऊंगा, पहले सेंटेंस का मीनिंग छोटा सा ही है। मेजर्स हैं, हेल्प कर सकते हैं रिकवरी के अंदर व्यापारों को इस काम को करके फटाफट उनको हेल्प करवा सकते हैं। अब आ जाओ, फाइंड योर फीट होता क्या है? दो तरीके हर चीज़ को समझने के, एक तो रट्टू और एक होता है मैथमेटिक्स वाला। मैं आपको मैथमेटिक्स के तरीके से ही बता रहा हूँ, अगर आपने नोट किया हो, मेरी हर क्लास ऐसे ही चलती है, फॉर्मूला बेस्ड। फाइंड योर फीट कैसे है? एक सिचुएशन याद करो। अगर आपने ज़िंदगी में किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, अच्छी बात है। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाए, आपका झगड़ा आपका पहले कहीं किसी से नहीं हुआ हो, उस केस में क्या होगा? आपके पैर कांपने लगेंगे। क्यों? आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फाइट और फ्लाइट कहती है आपकी बॉडी, या तो मारो या भागो। आप अपने पैरों को फील नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन के अंदर। नई कंडीशन जिसमें आप अपने पैरों को फील ना कर पाएँ, वहाँ आप अपने पैरों को जो है ना कांपता हुआ फील करेंगे या फील ही नहीं कर पाएंगे। अगर यही काम आपसे 5 बार 10 बार करवाया जाए, हर रोज़ आपकी कहीं ना कहीं झगड़ा हो, रोज़ आप कहीं पिटो, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पैर आपको अच्छे से महसूस होंगे किसी भी बड़ी से बड़ी फाइट में, है ना? पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कुछ लोगों का, लड़के तो जानते होंगे। जब आपको अपने पैर फीट है ना, अगर आपको फील हो रहे हैं अपने, उसका मतलब क्या है? अब आप में कॉन्फिडेंस आ गया उस बात से निपटने का। तो देखो, फाइंड योर फीट यही होता है, ऐसी सिचुएशन में जो नहीं हो आपके लिए, उसमें कॉन्फिडेंस को गेन करना और उस सिचुएशन के साथ फैमिलियर हो जाना। अब आपको पता है कैसे ये मारने वाला है और मुझे कैसे इसको मारना है सामने से, है ना? कितने आदमी हैं जो मुझे मार सकते हैं या मुझे नहीं मार सकते, सब आपको पता है। फैमिलियर भी हो गए, कॉन्फिडेंस भी आ गया। अब आप अपने पैर कांपने नहीं दोगे। यू हैव फाउंड योर फीट इन फाइटिंग। वैसे ही इनको कह रहा है कि ये लोग भी है ना अपने फीट फाइंड करेंगे, बड़ा जल्दी खड़े होंगे अपने पाँवों पे बिना डरे। चीज़ों को इसी तरह से समझना, ज़िंदगी में फिर समझने की जरूरत ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑब्वियसली द की विल लाई इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर्स। बिल्कुल अच्छी बात है, ऑब्वियसली साफ साफ है। जो की है ना, जो चाबी है, जो कुंजी है, वो लाई करेगी, वो छुपी होगी इम्प्लीमेंटेशन में, अमलीकरण में, इन मेजर्स के, इन कदमों के, है ना? तो यही की है, यही कुंजी है इन कदमों के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही। कह रहा प्रीवियस अटेम्प्ट्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट टू फ्लश द सिस्टम विद लिक्विडिटी आफ्टर ऑल हैव फेल्ड। पुराने जो अटेम्प्ट्स आए हैं ना, पहले के जो कदम आए हैं, कोशिशें आई हैं, एक तो इसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक इसके द्वारा सरकार के द्वारा। अच्छा, किस चीज़ की कोशिश थी? फ्लश करने की सिस्टम को। फ्लश करना क्या होता है? बहाना, किसी चीज़ को पूरी तरह से लुब्रिकेट कर देना। जैसे किसी चीज़ में बहाव आता है ना, जैसे आपके फ्लश आप चलाते हो ना अपने घर में, तो सिस्टम को फ्लश करना चाह रहे थे। और किसके साथ? लिक्विडिटी के साथ, नकदी के साथ। पूरी नकदी जो है सिस्टम में डाल देना चाह रहे थे ऐसे अटैम्प्ट से। कह रहे आफ्टर ऑल, सब चीज़ों के बाद ये जो अटैम्प्ट है ना, हैव फेल्ड, ये हो गए नाकामयाब। क्यों? टू इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो टू द बिजनेस। इम्प्रूव करने में कर्ज के
जो फ्लो को, बहाव को बिजनेसेस तक। समझ गए ना, बहुत कोशिश है कि इन्होंने लिक्विडिटी को फ्लश करने के सिस्टम के अंदर, लेकिन नाकामयाब रहे सारी की सारी कोशिशें, बिजनेसेस तक पैसा पहुंच पाया ही नहीं। कह रहा द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप डज नॉट किल एनी नेसेंट रिकवरी एट ए टाइम। कह रहा सरकार को साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, दैट वो ये कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो है ना, सरकारी बाबुओं की लाल फीताशाही जो है ना, अपने जो सरकारी तंत्र के करप्शन जो है ना, ये किल नहीं करता है, मार नहीं देता है किसी भी रिकवरी को जो हो नेसेंट या शुरुआती। और कब कह रहा एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त, व्हेन बिजनेसेस, जब बिजनेसेस, जब व्यापार, और कौन सा बिजनेस, हुज बैलेंस शीट्स हैव बीन हिट बाय द हार्ड बाय द क्राइसिस, जिनकी बैलेंस शीट है बहुत बुरे से हिट हुई हैं इस क्राइसिस के द्वारा। कह रहा है जब ये बिजनेसेस इनको नीड है द फ्रीडम, उस फ्रीडम की, टू एडजस्ट टू करने की, अ न्यू इकोनॉमिक रियलिटी, एक नई आर्थिक हकीकत के लिए। सेंटेंस रिपीट करता हूँ, लंबा है। सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि सरकार की लाल फीताशाही जो है वो नहीं मारे किसी भी रिकवरी को शुरुआती स्टेज में, ऐसे एक वक्त पे जब सभी के सभी बिजनेस जिनकी बैलेंस शीट बुरी तरीके से हिट हुई है इस क्राइसिस के द्वारा, उनको ज़रूरत है फ्रीडम की, एडजस्ट करने के लिए, नए इकोनॉमिक रियलिटी के लिए, नए आर्थिक हकीकत के लिए। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होती है ऐसी सरकार जो एक डेस्क से चलती है। ब्यूरो मतलब डेस्क, तो डेस्क से चलने वाली सरकार कौन सी है, बाबुओं की सरकार, अफसरों की सरकार, ऐसी सरकार जिसमें बाबू बड़े हावी होते हैं। समझ गए ना, ब्यूरोक्रेसी। कह रहा है हाँ, द गवर्नमेंट्स एम्फोसिस ऑन सेल्फ रिलायंस एज इट्स न्यू इकोनॉमिक एजेंडा हाउएवर डज नॉट बोर्ड वेल फॉर सच होप्स। कह रहा है सरकार का जो एम्फोसिस है ना, सरकार का जो जोर देने का काम है सेल्फ रिलायंस पे, आत्मनिर्भरता पे, इसके नए इकोनॉमिक एजेंडा की तरह है, वो हालांकि है ना, वो बोर्ड वेल नहीं करता है, वो अच्छा इंडिकेशन नहीं देता है ऐसी होप्स के लिए। सरकार ने जो जोर डाल रखा है कि हम स्वदेशी का यूज़ करेंगे, कह रहा है ये जो एजेंडा है ना, हालांकि ज़्यादा आशाएं हमारे को नहीं दिखाता है। बोर्ड करने का मतलब यही होता है इंडिकेट करना, हिंट करना, ऑगर करना, प्रेडिक्ट करना, फोरटेल करना, फोरकास्ट करना, प्रोफेसी करना। सबका मतलब क्या है, भविष्यवाणी करना। ये लास्ट वाला सेंटेंस कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, स्वदेशी को यूज़ करने में देश का भट्टा गोल कैसे होता है, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। इस पे एडिटोरियल आया था, मैं करना चाह रहा था, पर दूसरा वाला हमने कल किया, इस वाले को हमने मिस कर दिया, फिर किसी दिन बता दूंगा। इतना समझ लो, अगर आपने स्वदेशी चलाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, अगर दूसरे देशों ने भी यही चिल्लाना शुरू कर दिया ना, तो आपकी जो कंपनियां दूसरे देशों में जाकर के काम कर रही हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, वो बिकने बंद हो जाएंगे। और दूसरे देशों की कंपनियां आपके देश में आकर के जो रोज़गार बांट रही है लोगों को, जो यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, उनका माल नहीं बिकेगा ना, वो रोज़गार भी चला जाएगा। तो ये स्वदेशी का जो एजेंडा है ना, बहुत पुराना एजेंडा है और ये फेल एजेंडा है। इसी के कारण जो गरीब देश है ना दुनिया के, वो आज भी यही कोशिश में रहते हैं हम सेल्फ रिलायंस रहें। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो सेल्फ रिलायंस हो, हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कभी भी आप स्वदेशी की बात करके अपने आप को अमीर नहीं बना सकते एज ए नेशन। फिर कभी बताऊंगा, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है पर अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अब बता रहा हूँ, और शेयर ज़रूर करना। आपका एक शेयर, हर एक शेयर मैटर करता है। जो भी लड़का आता है वो चैनल पे आप कमेंट में पढ़ा करो, सर मुझे आज तक तो पता ही नहीं था ऐसा चैनल भी होता है। तो एक बार सबको बता दो क्या क्वालिटी और क्या क्वांटिटी है, ताकि सबको पता लगे कहाँ से कैसे तैयारी करनी है और चैनल को हेल्प मिले ग्रो करने में। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, साइनिंग आउट।